नमस्कार, मैं हूं सिकता देव। आज हमारा भारत में बात इजराइल गाजा युद्ध में फंसे भारतीयों और भारत के हितों की। दक्षिण एशिया वो इलाका है जहां भारतीय बड़ी तादाद में रहते हैं। करीब 90 लाख भारतीय खाड़ी के देशों में रहते हैं, जिन पर देर सबेर इस युद्ध का असर पड़ने की आशंका है। और करीब 18,000 भारतीय इजराइल में इस वक्त रह रहे हैं, जिसमें बड़ी तादाद वहां पढ़ रहे छात्रों की भी है। इन सभी लोगों की फिक्र भारत सरकार की प्राथमिकता है। यही नहीं, इस पूरे इलाके से भारत के बड़े कारोबारी हित भी जुड़े हुए हैं। खाड़ी देशों के साथ भारत के संबंध बीते कुछ समय में काफी अच्छे हुए हैं और इजराइल भारत का पुराना रणनीतिक साझेदार भी है। लेकिन इजराइल और खाड़ी देशों के बीच तनातनी फिर बढ़ने की संभावना है, जो भारत के लिए एक बड़ी चुनौती है। इसी सब पर हम करेंगे बात आज हमारा भारत में। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इजराइल पर यह हमला क्यों हुआ, किसने किया, इससे दुनिया कैसे बट गई और आगे क्या हो सकता है। इजराइल और हमास की जंग के बारे में यही बात यकीनी है कि अभी तो बस इसकी शुरुआत है। अब यह साफ हो चुका है कि शायद अगले कुछ महीनों तक पूरी दुनिया की घबराई हुई नजरें इस इलाके के ऊपर रहेंगी। इजराइल की तैयारी है कि हमास के ठिकाने गाजा पर जमीनी चढ़ाई करवाने की। हम मौत तक उनको शिकस्त देंगे और इस काले दिन का बदला लेंगे जो उन्होंने इजराइल और उनके नागरिकों के ऊपर ढाया है। हमास के फौजी हमले में कम से कम 250 इजरायली मारे गए। 2000 रॉकेट अपने निशाने पर बरसते रहे। कुछ ने तो तेल अवीव तक को निशाना बनाया। ड्रोन के जरिए तोपों को निशाने पर लिया गया। हमास के लड़ाकों ने ग्लाइडर्स के जरिए हमला किया। नौकाओं का भी इस्तेमाल हुआ, जिनमें से कई को इजरायली फौज ने तबाह कर दिया। लेकिन इजरायली शहरों में हमास फौजियों की मौजूदगी और उसके बाद की हिंसा एक ऐसा वाकया है जिसकी इजरायली नागरिकों ने कल्पना भी नहीं की होगी, क्योंकि माना जाता है कि इजराइल का हिफाजती इंतजाम दुनिया की सबसे अच्छी सुरक्षा प्रणालियों में से एक है। लेकिन वो नाकाम हो गया और इजराइल के दर्जनों फौजी और नागरिक हमास के कब्जे में हैं और इजराइल के शहर अभी भी पूरी तरह उसके नियंत्रण में नहीं। They attacked dozens of Israeli communities and IDF bases. उन्होंने दर्जनों इजरायली समुदाय और आईडीएफ के ठिकानों पर हमला किया और घर घर जाकर इजरायली नागरिकों को ढूंढकर उनके घरों में उनकी हत्या की और फिर इजरायली नागरिकों और सैनिकों को घसीटकर गाजा ले गए। और नागरिकों में महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग और विकलांग थे, जिन्हें गाजा पट्टी से आए आतंकी घसीटकर गाजा ले गए। इजराइल का जवाब बहुत सख्त रहा। प्रधानमंत्री कार्यालय ने हमास और इस्लामी जिहाद की सैन्य और सरकारी ढांचे को तबाह करने की मंजूरी दी। इस सिलसिले में सबसे पहले गाजा की बिजली काट दी गई। उसके बाद कई मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट को हवाई हमलों से नष्ट कर दिया गया। गाजा के अफसरों का कहना है कि कम से कम 232 लोगों की मौत हो चुकी है और 1700 से ज्यादा घायल हैं। हमलों के बाद फौरन अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाएं आई और सभी अपने पुराने सुरों में बोली। एक तरफ अमेरिका और उसके पश्चिमी साथियों ने हमले की निंदा की है, तो कतर और सऊदी अरब ने इजराइल को आड़े हाथों लिया है और फिलहाल इजराइल और अरब जगत के बीच सामान्य होते रिश्तों पर रोक लग गई है। फिलिस्तीनियों को हमेशा ये फिक्र रही कि इस प्रक्रिया से उनके स्वतंत्र देश के सपने का अंत हो जाए। In this moment of tragedy, I want to say to them and to the world and to terrorists everywhere that the United States stands with Israel. We will not ever fail to have their back. We'll make sure that they have the help their citizens need and they can continue to defend themselves. सऊदी अरब कहता है कि वो बार बार फिलिस्तीन पर कब्जे और फिलिस्तीनी लोगों को उनके जायज अधिकारों से वंचित रखने और उनके पवित्र स्थलों पर उकसाने के नतीजों से बिगड़ने वाले हालात के बारे में आगाह करता रहा है। कतर का बयान तो और भी सख्त है। उसने इजराइल पर इल्जाम धरते हुए कहा कि तेल अवीव मौजूदा लड़ाई के लिए अकेला जिम्मेदार है, क्योंकि वो लगातार फिलिस्तीनी लोगों के अधिकारों का उल्लंघन करता रहा है। इस जंग ने दुनिया को दो हिस्सों में बांट दिया है। इजराइल ने अपने मिलिट्री रिजर्विस्ट को बुलाया है, जिससे लगता है कि आने वाले दिनों में खून खराबे के ज्यादा और शांति के कम आसार हैं।
और इजराइल हमास युद्ध पर ट्वीट करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इजराइल पर आतंकी हमलों से गहरा सदमा लगा है। निर्दोष पीड़ितों के साथ मेरी गहरी संवेदनाएं, कठिन वक्त में हम इजराइल के साथ खड़े हैं। वैसे इजराइल में भारतीयों की संख्या बड़ी है। भारतीय वहां नर्सिंग स्टाफ, आईटी प्रोफेशनल्स के तौर पर काम कर रहे हैं। भारतीय छात्रों की तादाद भी वहां की यूनिवर्सिटीज में अच्छी खासी है। एक ऐसे ही छात्र वसीम बशीर वीके ने एनडीटीवी इंडिया के लिए एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भेजी है। वसीम हाइफा यूनिवर्सिटी में मरीन बायोलॉजी के 4th ईयर के स्टूडेंट हैं। वसीम ने एनडीटीवी इंडिया के लिए भेजी है ये ग्राउंड रिपोर्ट। उत्तरी इजराइल का शहर हाइफा। हमास के हमले के बाद भले ही तेल अवीव की सड़कें सुनसान दिख रही हों, लेकिन हाइफा में हालात सामान्य बने हुए हैं। यहाँ 3 यूनिवर्सिटी है जिनमें सैकड़ों भारतीय छात्र पढ़ते हैं। युद्ध के बाद यहाँ के भारतीय छात्रों के भारत में रह रहे परिजन परेशान हैं। अश्विनी चौधरी बिहार से पढ़ने के लिए इजराइल आए। अब उन्हें हर पल अपने परिवार वालों को अपनी सलामती की खबर देनी पड़ रही है। हाँ बहुत है, स्टूडेंट सब बहुत है। घटनाएं क्रम हम लोगों ने वीडियोस देखे, उसके कारण काफ़ी हम लोग चिंतित हैं और हमारे घर वाले भी काफ़ी चिंतित हैं। तो उनसे लगातार बात हो रही है। हमारे सुपरवाइजर्स भी काफ़ी चिंतित हैं। वो आज उन लोगों को वो लोग भी हमसे कंटिन्यूसली बात ही करते जा रहे हैं और इंडियन एम्बेसी से भी हम लोगों ने बात किया है और इंडियन एम्बेसी वालों ने हमें कुछ हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है और उनसे हम लोग टच में हैं। इजराइल में हालात बिगड़ने के बाद हाइफा में यूनिवर्सिटी बंद कर दी गई है। छात्रों को सलाह दी गई है कि वो हॉस्टलों से बाहर ना निकलें। छात्र अपने कमरों और डॉर्मेट्री में बंद हैं। छात्रों का कहना है कि वो तनाव से मन हटाकर अपनी पढ़ाई में लगे हैं। कोई लैब में अपना काम कर रहा है तो कोई असाइनमेंट पूरे करने में लगा है। इंडियन एम्बेसी ने भी एडवाइजरी जारी किया है हम लोग के लिए कि तेल अवीव जेरूसलम के बाहर ना जाए, मतलब कि हाइफा के बाहर तेल अवीव जेरूसलम की ओर ना जाए। और यूनिवर्सिटी की ओर से भी ऐसी चीज़ें आई हैं कि हम लोग बाहर ना जाएं और अगर बाहर जाएं तो यूनिवर्सिटी को नोटिस करें कि हम बाहर जा रहे हैं। फ़िलहाल यहाँ की सिचुएशन काफ़ी गंभीर है और हालांकि हम लोग नॉर्थ इजराइल में रहते हैं, हाइफा शहर में, और हमारे यूनिवर्सिटी ने और एम्बेसी ने जो भी गाइडलाइंस हमें दी है हम वो फॉलो कर रहे हैं और अपने डॉम्स में रह रहे हैं और हमें अभी अपने लैब जाने की अनुमति नहीं है और जो भी काम है अपना हम घर से ही कर रहे हैं। इजराइल में भारतीयों की तादाद करीब 18,000 है, जिनमें सबसे ज़्यादा भारतीय छात्र हैं। टकराव वाले इलाकों को छोड़ दें तो बाकी शहरों में हालात फिलहाल सामान्य है। छात्र अपने परिजनों से कह रहे हैं कि वो परेशान न हो। इजराइल स्थित भारतीय दूतावास भी लगातार हालात पर निगाह रखे हुए हैं। और इजराइल में रह रहे भारतीयों के लिए 7 भाषाओं में भारत सरकार ने एडवाइजरी भी जारी की है, जिसमें भारतीयों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है और साथ ही स्थानीय प्रशासन के निर्देशों के पालन की भी सलाह दी गई है। इसके साथ ये भी कहा गया है कि किसी भी आपात स्थिति में वो 0097235226 पर कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। वो ईमेल भी भेज सकते हैं इस ईमेल आईडी पर cons1.telaviv@mea.gov.in पर। तो इजराइल फिलिस्तीन युद्ध का असर भारत में किस तरह से दिखाई देगा, इस पर चिंताएं बढ़ रही हैं। कहा जा रहा है कि हालात अगर जल्द सामान्य ना हुए और ये टकराव पश्चिम एशिया के दूसरे देशों तक फैला तो मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। सबसे ज्यादा असर कच्चे तेल की सप्लाई पर पड़ेगा। यूक्रेन और रूस के युद्ध से पहले ही बाजार जूझ रहे हैं और नई जंग दुनिया भर के आर्थिक हालात पर और दबाव डालेगी। जानकार कह रहे हैं कि भू राजनीतिक टकराव के बदलते हालात दुनिया भर के बाजार और व्यापार पर भारी असर छोड़ेंगे। हालांकि भारत पर इस युद्ध का असर सीमित होगा, क्योंकि इजराइल के साथ भारत का कारोबार करीब 10 अरब डॉलर का है, जिसमें करीब 2.5 अरब डॉलर का आयात और करीब 8.5 अरब डॉलर का निर्यात है। जानकार कह रहे हैं कि इस युद्ध का असर भारत में तेल की कीमतों, रुपए पर और सोने के भाव पर पड़ सकता है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ एक खास मेहमान अजय शंकर, पूर्व सचिव हैं वाणिज्य और उद्योग के। अजय जी, स्वागत है आपका एनडीटीवी इंडिया में। अभी पूरी दुनिया यूक्रेन और रूस के युद्ध से उबर भी नहीं पाई थी कि एक नया युद्ध, एक नई आर्थिक चुनौती लेकर हमारे सामने है। चुनौती तो बहुत बड़ी है, लेकिन हम उम्मीद करेंगे कि स्थिति जल्दी सामान्य हो जाएगी। तो भले ही सऊदी अरेबिया से और कतार से
जो स्टेटमेंट्स आए हैं वो तो सख्त हैं, लेकिन हम उम्मीद करेंगे कि वो लोग भी चाहेंगे कि जो संघर्ष है वो थोड़े से क्षेत्र में सीमित रहे, और इसराइल की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, जो फौज है, वो बहुत मजबूत है। तो मुझे लगता है कि 2-4 दिन में वो अपने क्षेत्र में तो स्थिति सामान्य कर लेंगे, और आगे चल के हमास को और गाजा में वो एक ढंग से बदला लेंगे या सख्त सबक सिखाने की कोशिश करेंगे। और पश्चिमी राष्ट्र उनके साथ हैं, और मैं तो यही उम्मीद करता हूँ, और मेरा असेसमेंट भी है कि मिडिल ईस्ट के देश जो हैं उस संघर्ष के बीच में नहीं आना चाहेंगे, भले ही जी स्टेटमेंट जी, हाल के दिनों में हमने अजय जी ये देखा कि जो बढ़ती कीमतों से और महंगाई से कई बड़े देश इस वक्त जूझ रहे हैं। आप कह रहे हैं कि आपको नहीं लगता कि ये जो टकराव इस वक्त हम देख रहे हैं, जो तस्वीरें इस वक्त आ रही हैं, वो लंबी खिंचेंगी और जल्द काबू पा लिया जाएगा इस हिंसा पर? ये मेरा अपना मानना है और उम्मीद भी है, क्योंकि किसी के हित में नहीं है कि ये संघर्ष लंबा चले। तो जो हमास कर सकता था उसने कर लिया है। अब इजरायली की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो स्थिति पर काबू कर लेंगी। इजरायल में जो हमास के हमलावर थे उन पर वो कार्रवाई कर पाएंगे और स्थिति सामान्य कर लेंगे, और फिर एक अच्छा खासा सबक सिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन बाकी देश हमें नहीं लग रहा है कि इसमें आएंगे। और ईरान जो हमास और हिजबुल्लाह की मदद भी करता है, वो औपचारिक ढंग से इनकी मदद में नहीं आना चाहेगा और शायद नहीं आएगा। जी, तो आप कह रहे हैं कि अभी जल्दबाजी हुआ कहना कि इसका असर कच्चे तेल की सप्लाई पर, उसकी कीमतों पर और बाकी चीजों पर पड़ेगी अभी दुनिया भर में? हाँ, मेरा मानना है कि अभी प्रीमेच्योर होगा ऐसा सोचना। मतलब मैं पर उम्मीद अगर ये कर रहा लंबा हूँ खिंच जी अजय जी, लंबा लेकिन किसी की हमें अगर उम्मीद ये नहीं, हिंसा लंबा लंबी खिंचती है, ये युद्ध लंबा खिंचता है, तो क्या हम ये असर भारत में भी देखेंगे? जैसा कि कुछ जानकार कह रहे हैं कि रुपए पर इसका असर हो सकता है, कच्चे तेल की सप्लाई पर हो सकता है, सोने की कीमतों पर हो सकता है। मेरा मानना है कि यूक्रेन के युद्ध में जब कीमतें बहुत ऊपर गई, तो तब भी भारत की अर्थव्यवस्था बड़ी अर्थव्यवस्था है और थोड़ा मजबूत अर्थव्यवस्था है, तो हमारे ऊपर इसका उतना असर नहीं पड़ा जो कि दुनिया के बहुत से छोटे देशों को पड़ा। और यूक्रेन का युद्ध तो बहुत बड़ा युद्ध रहा है और अभी भी चल रहा है। यहाँ मुझे नहीं उम्मीद है कि ये 2-4 दिन से आगे बात चलेगी और कोई भी मिडिल ईस्ट का देश औपचारिक ढंग से हमास की मदद में नहीं आएगा। तो जब वो नहीं आएगा तो जो वो जितना नुकसान इजराइल का कर सकते थे उन्होंने कर लिया, बहुत नुकसान किया। मतलब 50-60 साल में इतना नुकसान इजराइल का नहीं हुआ है, और इजराइल अब इसका अच्छा खासा बदला भी ले लेगा। लेकिन स्थिति मैं मानता हूं कि सामान्य हो जाएगी, और मुझे नहीं लगता है कि भारत की अर्थव्यवस्था पर कोई इसका बड़ा प्रभाव पड़ेगा। और जिस तरह से जो सऊदी अरब ने एक टफ स्टैंड लिया हुआ है इस पूरे मसले पर, ये 2 दिन हालांकि हुए हैं इस टकराव को लेकर, लेकिन इसका असर भी आर्थिक मोर्चे पर नहीं पड़ने वाला है दुनिया के किसी भी देश के लिए। मेरा मानना है कि क्योंकि लोगों की भावनाएं बहुत उत्तेजित हो जाती हैं, तो सऊदी अरब या कतार या और भी जो सरकारें हैं वहाँ पर, वो स्टेटमेंट्स तो सख्त देंगे, लेकिन वो औपचारिक ढंग से हमास की मदद में नहीं जाएंगे। और जब मदद में नहीं जाएंगे तो स्थिति, मेरा मानना है, कुछ दिनों में सामान्य हो जाने की संभावना अच्छी खासी है। लेकिन इसका जो असर पड़ेगा कि जो सऊदी अरेबिया में और इजराइल में रिश्ते सुधर रहे थे, और जो उम्मीद की जा रही थी कि जो मिडिल ईस्ट कॉरिडोर है यूरोप से जुड़ता हुआ, उसमें लोग मिल के काम करेंगे, तो उसको तो बहुत बड़ा धक्का लगा है। तो इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है उस पर आप असर देख रहे हैं, जिसका हाल ही में ऐलान हुआ और एक बड़ी कामयाबी के तौर पर G20 जो समिट हुआ था उसके ये एक तरह से एक बड़ा एक रिजल्ट निकला था। तो आप बोल रहे हैं कि इस टकराव की वजह से उस पर असर पड़ सकता है, क्योंकि सऊदी अरब की सरकार के लिए इतना आसान अब नहीं होगा कि इजराइल से मिल के कुछ बड़ी चीजें करें, क्योंकि तो जब तक स्थिति सामान्य नहीं होती, कुछ भावनाएं सामान्य नहीं होती, लोगों में आक्रोश कम होता है, हिंसा कम होती है, तो तब तक सऊदी अरब की सरकार के लिए आसान नहीं होगा इजराइल की सरकार के साथ
मिल के कोई बड़ा काम करना। ऐसे में फिर भारत की स्थिति क्या होने वाली है अजय जी? हमारी स्थिति ये है कि इजराइल के साथ हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं और सऊदी अरेबिया के साथ भी रिश्ते अच्छे हैं, ईरान के साथ भी रिश्ते अच्छे हैं। और हम लोग अभी तक कामयाब रहे हैं कि इनके जो आपस के मतभेद रहे हैं या हैं भी, तो उसका हमारे ऊपर कोई प्रतिकूल प्रभाव अभी तक नहीं पड़ा है और हम लोगों ने अपने रिश्ते अच्छे ढंग से संभाले हैं इन देशों के साथ। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में भी हम अच्छे ढंग से संभालते रहेंगे और हमको कोई खास नुकसान नहीं होना चाहिए। जी, एक आखिरी छोटा सा सवाल। तो आप कह रहे हैं कि आर्थिक मोर्चे पर दुनिया के किसी भी देश में, किसी भी इलाके में कुछ ज्यादा या फिर दूरगामी असर आप नहीं देख रहे हैं इस टकराव का, लेकिन एक जो आप असर देख रहे हैं वो मिडिल ईस्ट के इकोनॉमिक कॉरिडोर पर काम आगे बढ़ाने की बात पर हो सकता है, आप ये कह रहे हैं? जी जी, तो देखना होगा कि आखिर किस तरह से असर करता है मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर के काम को लेकर ये पूरा टकराव। हालांकि जैसे कि अजय जी ने कहा कि आर्थिक मोर्चे पर जो चिंताएं हैं व्यापार जगत की, उद्योग जगत की, वो शायद चिंताएं अगले 2-3 दिन में खत्म हो जाएं, क्योंकि ये टकराव जिस तरह से इंडिकेशंस मिल रहे हैं जल्द काबू में आ जाएंगे।